अंकित की मंगेतर को लकवा हुआ और वो अपाहिज हो गई तो अंकित की मां ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अंकित ने मां की इच्छा के विरुद्ध जाकर रजनी से शादी कर ली तो मां ने कहा कि अब विदेश जाकर पैसा कमाओ ताकि इस अपाहिज का इलाज करवा सको। तो अंकित दुबई चला गया तो मां ने रजनी पर अत्याचार करना शुरू कर दिए और उस अपाहिज से सारे काम करवाती और मारती और कहती कल मुही मेरा बेटा खा गई। और जब अंकित इलाज के लिए पैसे भेजता तो वो बेटियों पर उड़ा देती। 4 साल बाद अंकित घर लौटा कि अब रजनी ठीक हो चुकी होगी, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने अंकित मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरी उठाए घर में आया तो उसकी माँ बिल्कुल तैयार थी। जल्दी चलो, देर हो जाएगी, आज मैं रजनी के साथ तेरी शादी की तारीख तय करके ही आऊंगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अंकित खुश हो गया। उसे अपनी मंगेतर रजनी से बहुत प्यार था। अंकित की माँ ने रजनी के घर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनकर उनके पैर जमीन में ही गड़ गए। यहाँ ये सब क्या हो रहा है, उनके होठों से निकला। खुद अंकित भी परेशान हो चुका था। ये सारी रोने की चिल्लाने की आवाज़ें रजनी के कमरे से आ रही थी। अंकित ने बौखलाकर मिठाइयों के टोकरे वहीं जमीन पर फेंके और तेजी से आगे दौड़ा। क्या हुआ रजनी को? रजनी के कमरे में पहुंचते ही उसने पूछा, लेकिन सामने का दृश्य देखते ही वो जहां का तहां खड़ा रह गया। सामने बिस्तर के ऊपर उसकी 21 साल की मंगेतर रजनी बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अंकित की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों से आंसू टपके। उसने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर अंकित को देखा। ये सब क्या हो गया? अंकित ने उसकी माँ से पूछा तो जो आंसू बहा रही थी। ना जाने क्या हुआ है, कल रात रजनी के पेट में दर्द था, हम लोग उसे यहाँ पास के क्लिनिक में ले गए। उस डॉक्टर ने ना जाने कैसे इंजेक्शन लगाया है कि सुबह से रजनी हिल भी नहीं रही। वो डॉक्टर भाग गया और सब कह रहे हैं कि रजनी लकवा ग्रसित हो गई है। रजनी की माँ फूट फूट कर रोने लगी। अंकित का दिमाग काम करना बंद कर गया। उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकालकर अपने एक दोस्त को कॉल मिलाई जो डॉक्टर था। वो थोड़ी ही देर के बाद घर में आ पहुंचा था। उसने आगे बढ़कर रजनी को चेक किया और उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इन्हें लकवा हो गया है। गलत इंजेक्शन लगने के कारण शरीर का आधा हिस्सा अपाहिज हो गया है। अभी अपनी मर्जी से शरीर के निचले हिस्से को हिला नहीं सकती। डॉक्टर के कहने पर घर में एक बार फिर कोहराम मच गया। अंकित का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। अचानक ही उसे ख्याल आया, इन सब आवाज़ों में उसकी माँ की आवाज़ नहीं थी। उसने पलटकर देखा, वो खामोशी से दीवार के साथ खड़ी थी। चलो अंकित, हमें देर हो रही है, उसने कठोर स्वर में कहा। तो अंकित चौंक गया। लेकिन माँ, हम तो शादी की बात करने आए थे। सारे माहौल में सन्नाटा छा गया, मगर अंकित की माँ ने सबको अनदेखा कर दिया। एक अपाहिज लड़की से मैं तेरी शादी करवा दूं? आखिर तुझमें कमी क्या है? हैंडसम है, कमाता अच्छा है। पहले तो चलो ठीक था कि रजनी गरीब भी थी, तब भी मैं उसे स्वीकार कर लेती, लेकिन अब एक अपाहिज लड़की को मैं अपनी बहू बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, अंकित की माँ ने कठोरता से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। रजनी की माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक धक्के से उन्हें पीछे हटा दिया। अंकित शर्मिंदा सा हो गया था। माँ को रोकने की उसकी हर कोशिश बेकार गई। वो रजनी से उसकी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन अंकित के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे रजनी से बहुत प्यार था और वो इस स्थिति में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आप अगर मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगी तो मैं खुद ही रजनी से शादी कर लूंगा, अंकित ने माँ को धमकी देते हुए ये शब्द कहे। वो गुस्से से बोली, अपनी मर्जी से करनी है शादी तो कर ले उस नकारा लड़की से, मैं तो उसे अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी, मेरी तरफ से इनकार है, साफ इनकार है। उन्होंने अंकित के हाथ में पहनी हुई मंगनी की अंगूठी उतारकर फेंक दी। अंकित बेबस नजरों से माँ को देखता रहा, लेकिन उसी समय घर से निकल गया। उसने अपने 2 दोस्तों को फोन करके बुलाया और एक पंडित को भी। सबको लेकर वो सीधा रजनी के घर जा पहुंचा। रजनी के घर में वही मायूसी भरा माहौल था। रजनी के कमरे में सिर्फ उसकी माँ बैठी आंसू बहा रही थी। अंकित को 3-4 लोगों के साथ आते देखा तो सभी चौंक गए। मैं रजनी के साथ शादी करना चाहता हूँ और अभी और इसी समय, अंकित ने कहा तो सभी हक्का बक्का खड़े हो गए। लेकिन अंकित ने अपना कहा पूरा करके दिखाया। पंडित वो साथ लेकर आया था। सारे घर वालों के सामने उसने वही रजनी के साथ सादगी से शादी कर ली। वो अपने साथ एक व्हीलचेयर भी लेकर आया था। बहुत ही प्यार से उसने रजनी को सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाया। जो आंसू बहा रही थी, रजनी की माँ का दिल घबरा रहा था। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो रिश्ते से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा। तो अंकित हंस पड़ा। आप चिंता मत करें, रजनी की शादी मुझसे होनी थी, उनसे नहीं। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। रजनी दिल ही दिल में परेशान थी। अपनी सास के कठोर स्वभाव को वो अच्छी तरह से जानती थी। अंकित उसकी व्हीलचेयर धकेलता हुआ घर में आया तो सामने बैठी सब्जी काटती उसकी माँ बुरी तरह से चौंकी। इसे यहाँ क्यों ले आए हो? उन्होंने गुस्से से पूछा। माँ, मैंने रजनी के साथ विवाह कर लिया है, अब आप अपना स्वभाव शांत करें क्योंकि रजनी यहीं रहेगी। अंकित ने प्यार से माँ के हाथ पर हाथ रखा तो उनका रोम रोम सुलग उठा। उन्होंने एक नफरत भरी नजर व्हीलचेयर पर बैठी रजनी पर डाली। ये करेगी घर के कामकाज, ये संभालेगी बहू की जिम्मेदारियां, इससे तो अपने कपड़े भी खुद नहीं बदले जाते, बाथरूम तक खुद नहीं जा सकती। ये अपाहिज, इस मुसीबत को लाकर मेरे सर पर बिठा दिया है तूने। खबरदार, जो मुझे इसका कोई काम करने का बोला तो खुद उठाना इसके नखरे। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई सब्जी का बाउल जमीन पर पटका
और खुद अंदर कमरे में चली गई। अंकित शर्मिंदा सा हो गया, मगर रजनी की आंखों में आंसू आ रहे थे। तुम चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएंगी, उसने कहा तो रजनी ने सर हिला दिया। वो ना भी ठीक होती तो रजनी क्या कर सकती थी? ये अपाहिजता तो अब उसके भाग्य में लिखी थी। अंकित रजनी को अपने कमरे में ले आया। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर रजनी भी खुश होने लगी। अंकित रजनी का इलाज करवाना चाहता था। उसने अपने कई जानने वाले डॉक्टर से बात कर ली थी और उस दिन भी उसने रजनी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। वो एक बड़ा मशहूर अस्पताल जहाँ अंकित का दोस्त बैठा करता था। उसने रजनी का चेकअप किया और जब वापस कुर्सी पर आकर बैठा तो उसके चेहरे पर मायूसी फैली हुई थी। अंकित ने पूछा तो डॉक्टर परेशानी से बोला, हाँ बात तो टेंशन वाली है। उस डॉक्टर के इंजेक्शन से रजनी भाभी के शरीर पर बहुत बुरा असर हुआ है। इलाज तो हो सकता है लेकिन लंबा समय लगेगा और बहुत पैसा भी लगेगा। क्या तुम्हारे पास इतने रुपए हैं कि तुम इस इलाज को अफोर्ड कर सकते हो? उसने अंकित से कहा तो अंकित खामोश हो गया। उसकी नौकरी अच्छी थी, मगर नौकरी की सैलरी से वो घर चलाता या रजनी का इलाज करता। माँ को बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो खामोश रही। सैलरी आई तो अंकित ने कुछ पैसे माँ के हाथ पर रखे। ये क्या है, इतने से पैसों में मैं घर कैसे चलाऊं? माँ ने हैरत से पूछा तो अंकित ने बेबसी से कहा, माँ मैंने बाकी पैसे रजनी के इलाज के लिए रख लिए हैं। आपके सामने ही तो डॉक्टर ने कहा था कि इलाज बहुत महंगा है। उसने कहा तो माँ ने सारे पैसे उठाकर वापस उसके हाथ में थमा दिए। इतने से पैसों से दो दिन का खर्चा नहीं चलेगा, मैं पूरा महीना कैसे चलाऊंगी? और अगर तुझे उस अपाहिज से शादी करने का इतना ही शौक था तो फिर अब उसके पल्लू से लगकर मत बैठ जा। अगर उसे ठीक करवाना है तो कोई और व्यवस्था कर। माँ ने कहा तो अंकित हैरान हो गया। कैसी व्यवस्था माँ? तुम विदेश चले जाओ, मैंने सुना है वहाँ कमाई अच्छी होती है। उन पैसों से मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज करवा दूंगी। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो तुम वापस आ जाना और यहाँ आकर दोबारा नौकरी कर लेना। माँ ने कहा तो अंकित सोच में पड़ गया। माँ की बात तो सही थी। आप कितनी अच्छी हैं माँ, आप मेरी पत्नी का कितना ख्याल रखती हैं। अंकित ने कहा तो माँ मुस्कुरा दी। उसने दुबई जाने के लिए कोशिश तेज कर दी। किस्मत अच्छी थी कि कुछ दिनों में वो दुबई का वीज़ा लग गया। रजनी बहुत परेशान थी, बार बार रोने लग जाती, लेकिन अंकित जल्दी वापस आने का वादा करके दुबई चला गया। अंकित को गए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि रजनी परेशानी से अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी जब सास अचानक कमरे में आई। ओ लंगड़ी, सारा दिन यहाँ कमरे में पड़ी रहती है। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। जरूर कोई जादू टोना किया होगा तूने और तेरी माँ ने। अब अगर मेरे घर में बहू बनकर आ ही गई है तो थोड़े हाथ पैर भी चला ले। चल बाहर आ, सारे घर में सफाई कर और अच्छे से पोछा भी लगाना। सास आदेश देकर चली गई, लेकिन रजनी हैरत भरी नजरों से उन्हें देखती रह गई। वो तो अपनी मर्जी से चल फिर भी नहीं सकती थी। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ये शुक्र था कि उसके दोनों हाथ काम करते थे। रजनी बेबसी से व्हीलचेयर को घसीटती हुई बाहर ले आई। घर में सच में धूल मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। माँ खुद तो कहीं निकल गई थी। रजनी ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसे बहुत कठिनाइयां आ रही थी। जैसे तैसे करके उसने झाड़ू लगाई, तभी माँ वापस आ गई। कितनी सुस्त है तू, अभी तक पोछा नहीं लगाया? जल्दी कर, ये ले पकड़ पोछा। माँ ने पोछा उसके हाथ में पकड़ाया तो बेबसी से रजनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही उसने पूरे घर में पोछा लगा दिया। वो थककर चूर हो गई थी। कमर की हड्डी में भी दर्द शुरू हो गया था, मगर माँ उसे छोड़ने को तैयार ही ना थी। चल किचन में जा, मैंने तेरे लिए चूल्हा उतारकर नीचे रख दिया है, जल्दी से खाना बना दे। माँ ने नया आदेश जारी कर दिया तो रजनी उन्हें फटी फटी आंखों से देखने लगी। भला एक अपाहिज से कौन इतना काम करवाता है? माँ उसे अपनी ओर देखते पाकर फट पड़ी। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है मुझे? पहले मेरे बेटे को खा लिया, अब मुझे खाना चाहती है? चल जा यहाँ से। अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना फोन करती हूँ तेरी माँ को, आके ले जाएगी। माँ ने कहा तो रजनी सहम गई। उसकी माँ तो पहले ही दुखों की मारी थी। गरीबी और परेशानियों ने जिंदगी भर उसका पीछा न छोड़ा था। अब अगर वो बेटी के कारण परेशान होती तो न जाने क्या होता। रजनी खामोशी से व्हीलचेयर घसीटती हुई किचन में आ गई। चूल्हा माँ ने नीचे उतार कर रख दिया था, ये इनका एहसान था। रजनी जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। सब्जी के बाद माँ ने रोटी बनाने की जिम्मेदारी भी उसे दे डाली। वो बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर पर पटरा रख के बैठे बैठे ही रोटी बेलती और नीचे होकर तवे पर डाल देती। रोटी बन जाती तो वो चिमटे से उतार कर उसे एक तरफ रख देती। माँ 2-3 बार उसे देखने आई, लेकिन उससे काम करता देखकर खुश हो गई। सही है, ऐसे ही नखरे खत्म हो गए इसके। कल इससे कपड़े भी धुलवाऊंगी। बाहर बैठे बैठे ही माँ ने प्लानिंग कर ली और उन्होंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो सर पर जाकर खड़ी हो गई। चल उठ, रजनी के सारे घर के काम काज पड़े हैं और तू अभी तक सो रही है। रजनी ने नजरें घुमाकर देखा, घड़ी में अभी सिर्फ 6 बज रहे थे। बहुत सर्दी थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उठ गई। अपने हाथों का सहारा लेकर उसने घसीट कर खुद को व्हीलचेयर पर बिठा और वॉशरूम चली गई। सास तो उसकी ओर देखते हुए भी मुंह पर पल्लू रख लिया करती थी। वो उसे वॉशरूम तक न लेकर जाती। वो वॉशरूम से निकली तो माँ उसे पकड़कर आंगन में ले गई।
चल कपड़े धो। उन्होंने मशीन के सामने उसकी व्हीलचेयर छोड़ दी और कपड़ों का एक ढेर भी लाकर सामने रख दिया। वो बेचारी बोल ना सकती थी, लकवे के कारण उसकी जबान पर भी असर पड़ा था। ये बात माँ को बड़ी खुशी देती थी। अंकित का फोन आता तो वो उसके सामने घंटों घंटों अंकित से बातें करती रहती, लेकिन रजनी को अंकित की आवाज तक ना सुनाती। रजनी बेबसी से अपनी सास को देखती रहती। उसका हाल घर में किसी नौकरानी से भी बुरा हो चला था। कई कई दिन वो एक ही जोड़ा पहने रखती, क्योंकि सास उसके कपड़े बदलवाती ही ना थी। महीना गुजरा तो अंकित ने खूब सारे पैसे भेजे। मैं इन पैसों से रजनी का इलाज करवाना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अंकित ने कहा तो माँ खुशी से पैसे गिनते हुए बोली, तू चिंता मत कर, मैं आज ही इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। लेकिन माँ ने अंकित का फोन काटते ही अपनी दोनों बेटियों को फोन मिलाया, जो थोड़ा दूर के मोहल्ले में रहती थीं। अरे जल्दी आ जाओ, तुम लोगों के लिए मैं बहुत शानदार खाना बनवा रही हूँ। उन्होंने कहा तो दोनों बेटियां खुशी से उछल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो अपने बच्चों की पलटन समेत घर में आ धमकी थी। अरे माँ, इस अपाहिज को कामकाज पर लगा रखा है, कर लेती है ये काम? बड़ी वाली ने हंसते हुए पूछा, क्योंकि रजनी व्हीलचेयर पर बैठी बैठी ही उनके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे हाँ भाई, मैंने कहा अगर इस घर में रहना है तो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी, माँ ने जोर से हंसते हुए कहा। तो तीनों माँ बेटियां हंस पड़ी। रजनी बड़ी मुश्किल से उनके लिए खाना बनाती रही। खाना खाकर वो तीनों बाजार के लिए निकल पड़ी। रजनी अपने आंसू पीते हुए वहीं बैठी रह गई। वो जानती थी सास उसका इलाज कभी नहीं करवाएंगे और अंकित के पैसे यूं ही लगते रहेंगे। उसका सोचना बिल्कुल सही था। अंकित हर महीने पैसे भेजता और हर महीने माँ वो पैसे या तो अपनी बेटियों को भेज देती या वो खुद आकर वो सारे पैसे ले लेती। वो दोनों बेटियां जो पहले गरीब सी थीं, अब उनके हालात बदलने लगे। अंकित के पैसों से खरीदे हुए सोने के गहने हर समय उनके कानों और हाथों में जगमगाते रहते। वो लोग महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे और खुद माँ की हालत भी बदल गई। लेकिन सिर्फ एक रजनी थी जो व्हील चेयर पर पड़ी बुरी और बुरी होती जा रही थी। रजनी अपनी जिंदगी से परेशान होती जा रही थी। वो अंकित को हर समय याद करती और फूट फूट कर रोती रहती, लेकिन उसे अंकित से संपर्क करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंकित को गए हुए 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। घर के कामकाज करते करते रजनी सूख कर कांटा बन चुकी थी। उसकी व्हील चेयर भी अब चलते चलते अटक जाती। कई बार तो रजनी उससे गिरते गिरते बची थी। उस दिन भी जब रजनी ने ताज़ा ताज़ा आंगन में पोछा लगाया तो माँ ने बैठते साथ आवाज लगाई, रजनी मेरे लिए गर्म चाय बनाकर लाओ। रजनी ने बेबस नजरों से फर्श को देखा। वो गीला था। उसकी व्हीलचेयर ऐसे गीले फर्श पर चलते हुए स्लिप होने लगती थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो व्हीलचेयर घसीटकर किचन में चली आई। माँ को इनकार करना संभव था। चाय बनाकर उसने कप में डाली। एक हाथ में उसने चाय का कप पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी व्हीलचेयर के पहिए घसीटने लगी। उसके हाथ कमजोरी के कारण कांप रहे थे। फर्श गीला था। आधे रास्ते में पहुंचकर ही व्हीलचेयर अटक गई। रजनी परेशान हो गई। उसने 2-3 बार जोर लगाया, मगर फर्श पर फिसलन के कारण व्हीलचेयर लड़खड़ाने से लगी। रजनी का दिल डर गया। माँ, व्हीलचेयर नहीं चल रही, मुझे आकर थोड़ा सा धक्का तो दे, उसने कमजोर सी आवाज में कहा था। सामने लेटी हुई सास अचानक बिफर गई। हाँ हाँ, तुझे तो आदत हो गई है हर काम में नखरे दिखाने की। ये नहीं होता, वो नहीं होता, बस शादी करने का शौक था। अगर पता था कि अपाहिज है और घरदारी नहीं संभाल सकती तो मेरे बेटे को अपने चक्कर में क्यों फंसाया, क्यों की उससे शादी? माँ बोलना शुरू हुई तो रजनी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने एक बार फिर व्हीलचेयर को झटका दिया। वो चल पड़ी। रजनी ने सुकून की सांस ली। धीरे धीरे व्हीलचेयर चलाते हुए वो माँ के पास आ पहुंची थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि माँ के पास पहुंचते ही व्हीलचेयर को अचानक एक जोरदार झटका लगा और रजनी के हाथ में पकड़ा चाय का कप लड़खड़ा गया। चाय थोड़ा सा छलकी और सामने बैठी माँ के घुटने पर जा गिरी। चाय गर्म थी। माँ के गले से एक चीख निकली, अरे ये क्या कर दिया, जला दिया मुझे, जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है तू। तू चाहती ही नहीं यही है कि मैं मर जाऊं और तू इस घर पर राज करे। पहले मेरे बेटे को खा लिया। मैं बूढ़ी औरत यहाँ अकेली पड़ी उसका रास्ता देख रही हूँ और वो तेरे इलाज के लिए वहां परदेश में मारा मारा फिर रहा है और तू यहाँ मेरी जान लेना चाहती है। माँ ने एक जोरदार थप्पड़ रजनी को मारा। वो बेचारी कमजोर सी थी। माँ का हाथ भारी था। जोरदार थप्पड़ पहले ही वो उलटकर व्हीलचेयर से नीचे जा गिरी। बहुत अच्छा हुआ पड़ी रहे उधर ही, लंगड़ी कहीं की, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। माँ सोफे से नीचे उतरकर बड़बड़ाती हुई अंदर कमरे में चली गईं। जाते जाते उन्होंने पांव से ठोकर मारकर रजनी की व्हीलचेयर को भी दूर फेंक दिया। जमीन पर पड़ी रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुद से उठकर व्हीलचेयर पर नहीं बैठ सकती थी। ना जाने कितनी देर वो खुद को उठाने की कोशिश करती रही। उसने कई बार सास को भी आवाज लगाई, लेकिन वो अंदर से उसकी मदद के लिए बाहर न निकली। रजनी फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला और पड़ोसन अंदर आई। अरे ये क्या, ये तो अंकित की पत्नी है जो इस तरह जमीन पर पड़ी है। पड़ोसन आगे आई। रजनी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रजनी ने उससे मदद की भीख मांगी। उसके इशारे पड़ोसन ने समझ लिए थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर रजनी को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाया। रजनी का हाथ मुड़ गया था और आंखों से बुरी तरह से आंसू बह रहे थे। पड़ोसन ने जल्दी से पानी का गिलास लाकर उसके हाथ में थमाया।
रजनी ने पानी पी लिया तो उसकी हालत कुछ अच्छी हुई। वो फुट फुट कर रोने लगी। पड़ोसन के चेहरे पर भी दुख फैल गया था। उसे पता था कि अंकित की माँ रजनी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। रजनी कुछ पल तो खामोश रही और अपने दोनों हाथ पड़ोसन के सामने जोड़ दिए। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। पड़ोसन हक्का बक्का रह गई। वो कुछ पल तो उसे देखती रही और फिर उसने सर हिला दिया जैसे वो रजनी की बात समझ गई हो। उसने रजनी की व्हीलचेयर पकड़ी और उसे खामोशी से धकेलते हुए घर से बाहर निकल गई। अंदर कमरे में लेटी हुई माँ को पता तक न चला कि बाहर क्या हुआ है। माँ कमरे से निकली तो खाली आंगन देखकर उसे बड़ी हैरत हुई। कहाँ चली गई मनहूस? खुद से तो हिल भी नहीं सकती, उन्होंने सोचा और दाएं बाएं देखने लगी। लेकिन पूरे घर में ना तो रजनी थी और ना ही उसकी व्हीलचेयर। पता नहीं कहाँ चली गई। वो वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगी। थोड़ी देर हुई तो उसे भूख लगने लगी। आई नहीं अभी तक ये रजनी, खाना बनाने का समय हो गया। उन्होंने गुस्से से सोचा। जले पैर की बिल्ली की तरह घूमते हुए रजनी का इंतजार करने लगी। उन्होंने बाहर निकलकर इधर उधर झांक लिया था लेकिन रजनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। न जाने कहाँ चली गई। शाम हुई तो भूख के मारे उनका बुरा हाल हो गया। अब तो इन्हें खुद से खाना बनाने की आदत भी नहीं रही थी। घर भी बिखरा हुआ तो उन्होंने घबराकर अपनी दोनों बेटियों को फोन किया। अरे वो रजनी पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझसे तो एक समय का खाना भी नहीं बनाया जाता। कुछ समय के लिए तुम यहाँ आ जाओ, उन्होंने कहा तो बड़ी बेटी आने के लिए मान गई। लेकिन आने से पहले उसने पूछा कि अंकित के भेजे हुए पैसे आए हैं या नहीं। सौभाग्य से अंकित ने आज ही रुपए भेजे थे। बड़ी बेटी आ गई मगर उसका ज्यादा ध्यान घर के कामकाज के बजाय अंकित के पैसों की ओर था। उसने माँ के पर्स में से अच्छे खासे रुपए निकालकर अपने पास रख लिए। 2-3 बार बाजार गई, खूब सारी शॉपिंग की, मरे बांधे खाना भी बना देती। लेकिन ज्यादातर खाना बाहर से ही आया करता। 3 दिन बाद उसकी बेटी की सहनशीलता खत्म हो गई। माँ मेरा अपना घर है, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे पल्लू से लगकर नहीं बैठ सकती। कौन तुम्हारे काम करे, तुम तो 1 मिनट बैठने भी नहीं देती, उसने गुस्से से कहा तो माँ हक्का बक्का रह गई। हजार रोकने की कोशिश के बाद भी उनकी बड़ी बेटी सामान उठाकर घर से निकल गई। माँ फिर अपने घर में अकेली रह गई। कुछ दिन तो उन्होंने जैसे तैसे निकाल लिए। बाजार से खाना ले आती और खा लेती लेकिन वो खाना उन्हें अच्छा न लगता। उल्टा उनकी तबीयत खराब रहने लगी। थक हार कर उन्होंने दूसरी बेटी को फोन किया। वो पहले तो चिड़ी बैठी थी। सारे पैसे तो आपने बड़ी दीदी को दे दिए। मुझे सिर्फ इसलिए बुला रही हैं ताकि मैं आपके काम करूं, कपड़े धोऊं, कपड़े धो लूं और खाना बनाकर आपके सामने रखूं। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फ़ोन करने की और ना ही मैं आऊँगी। अच्छा हुआ भाभी आपको छोड़कर चली गई, आप हैं ही ऐसी। छोटी बेटी ने तो बदतमीजी की सीमा पार करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। तो माँ हक्का बक्का रह गई। ऐसा जवाब तो कभी रजनी ने भी ना दिया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झाड़ू पकड़कर आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जब वो पूरे घर की सफाई करके हटी तो उनकी कमर अकड़ चुकी थी। भूख से उनका अलग बुरा हाल था। किचन में जाकर उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बाहर आकर सोफे पर बैठ गईं। उन्हें रजनी की बहुत याद आ रही थी। वो चाहती थी कि वो वापस आ जाए लेकिन उन्होंने अपने हाथों से उसे इस घर से निकाला था। अब वो वापस कैसे आ सकती थी? मगर वो ये नहीं जानती थी कि कुछ ऐसा वो है जो बहुत जल्दी बदलने वाला है। मोबाइल पर अंकित की कॉल आ रही थी। माँ ने घबराकर फोन उठाया। रजनी को घर से गए हुए आज पूरे 9 महीने हो चुके थे और अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। वो अंकित से तो ये सब छुपाती आई थी। मगर आज जब अंकित ने बताया कि वो वापस इंडिया आ रहा है तो माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अंकित ने बताकर फोन काट दिया। वो वापसी की सारी तैयारी कर चुका था। आखिर कुछ दिन बाद वो अपना सामान उठाए वापस इंडिया आ गया था। वो बहुत खुश था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका घर स्वर्ग बन चुका होगा। डॉक्टर के इलाज से रजनी बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी क्योंकि जितनी बार भी उसने माँ से रजनी के बारे में पूछा था वो यही कहती थी कि हाँ उसका इलाज चल रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। खुशी खुशी घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी किसी ने दरवाज़ा ना खोला। ये क्या हो गया? क्या माँ और रजनी घर पर नहीं है? उसने चिंतित होकर सोचा और तभी उसके पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप हटे, दरवाज़ा मैं खोलती हूँ, मेरे पास चाबी है। अंकित हैरत से पलटा। ये रजनी की आवाज़ थी। पलटते ही अंकित को हैरत का एक तेज झटका लगा। रजनी न सिर्फ बोल रही थी बल्कि अपने पैरों पर खड़ी भी थी। उसके होठों पर एक बड़ी सुंदर मुस्कुराहट थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर चाबी लगाई और ताला खोलकर अंदर चली आई। अंकित तो हैरत के मारे वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया था। तुम बाहर से क्यों आ रही हो और तुम ठीक हो गई? माँ ने तो मुझे ये नहीं बताया कि तुम चलने फिरने लग गई हो। अंकित ने हैरत से रजनी से पूछा मगर वो तो घर के अंदर आकर दाएं बाएं देख रही थी। उसने अंकित की बात का कोई जवाब न दिया। आहट पर अंदर से माँ भी बाहर निकल आई। उन्होंने जब रजनी को खड़े देखा तो हैरत से उनकी आंखें फैल गईं। रजनी तू यहाँ कैसे? तू वापस आ गई? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। अपाहिज होते हुए भी तुझसे पूरे घर के कामकाज करवाए, तेरे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया। मगर तेरे जाते ही मुझे ऐसा पाठ मिला कि मैं जगह जगह तुझे ढूंढती फिरती थी। पूरे घर के कामकाज करते करते मेरी हड्डियां जवाब देने लगी हैं। अंकित के भेजे हुए सारे पैसे मैंने अपनी बेटियों पर खर्च कर दिए और तेरे इलाज पर 1 रुपया भी न लगाया। शायद इसी पाप की सजा मुझे मिली है।
मुझे माफ़ कर दे। माँ लपककर उसके पैरों में बैठी माफ़ी मांग रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा अंकित ये सारा दृश्य देखकर हैरान हो रहा था। उसे साफ समझ आ गया था कि माँ ने उसकी अनुपस्थिति में रजनी के साथ कैसा व्यवहार किया था, लेकिन फिर रजनी ठीक कैसे हुई, ये सवाल उसे हैरान कर रहा था। वो अंदर चला आया। उसे देखकर माँ एकदम चौंक गई। ये सब क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अंकित ने गंभीरता से कहा तो रजनी मुस्कुरा दी। जिस दिन आपने मुझे व्हीलचेयर से धक्का देकर गिराया था, उस दिन पड़ोसन मुझे अपने साथ ले गई। उसकी एक बहन एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसने मुझे उस अस्पताल में एडमिट कर दिया। वहाँ इलाज मुफ्त था। उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा इलाज किया। मैं काफ़ी समय पहले ही ठीक हो गई थी और अक्सर यहाँ आकर देखा करती थी। चाबी मेरे पास ही थी, लेकिन कभी अंदर आने की हिम्मत न हुई। आज मैं आई तो अंकित दरवाजे पर खड़े थे, इसलिए बस दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। रजनी ने कहा तो माँ ने हैरान होते हुए आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अंकित को भी सारी बात समझ आ गई थी, लेकिन वो खुश था कि उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब तुम ठीक हो गई हो तो मुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर काम करूँगा, अंकित ने प्यार से कहा तो रजनी मुस्कुरा दी। माँ ने भी प्यार से उन दोनों की ओर देखा था। उन्हें विश्वास आ गया था कि रजनी के घर में रहने से ही उनके घर में खुशियाँ रह सकती थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।